हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में सप्रसंग व्याख्या को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक साल एक क्वेश्चन सप्रसंग व्याख्या से आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इसी वाले चैप्टर को कवर करेंगे। तो इसमें क्या क्या है, कितने क्वेश्चन है, टोटल आपको 12 क्वेश्चन मिलेगा और इसी 12 प्रश्न में से आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और सबसे शानदार बात और सबसे खुशी की बात यही है कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, कि अगर एक बार वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो दोबारा और दूसरा वीडियो देखने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक एकदम दिल थाम के बैठे रहिए, एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ठाठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीय तलेस। अब इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। तो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए मेरे मित्र, सबसे पहले आप लोग को इतना बात जो हम यहाँ पे लिखे हुए, बस इतना बात को पहले आप लोग को दिमाग में रखना है। ये क्या लिखा हुआ है? तो ये वो बात लिखा हुआ है कि पहले ये पकड़ना कि आखिर ये पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है। हर एक जहाँ जहाँ आपको ये पंक्ति मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन वाले पंक्ति, तो उसमें ये देखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो पहले तो वो पकड़ लेना है। दूसरा पॉइंट कि जिस शीर्षक से लिया गया है तो उसके लेखक कौन है, उनके लेखक कौन है, उसके बाद आपको लेखक को पकड़ लेना। बस इतना ही दो चीज़ है। तो एक एक जो पैराग्राफ उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, ठाठे विदेशी सब ठाठ बनियो देश विदेशी कौन सा पाठ से लिया गया है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ स्वदेशी पाठ, स्वदेशी शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक भारतेंदी युग के कवि बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन है। तो स्वदेशी के लेखक प्रेमघन है। बस ये वाला बात से ये पता आपका हो गया। अगर ये पता हो गया तो फिर नीचे वाला पार्ट को, बस इसी का अर्थ आप लोग को नीचे लिखना है। सप्रसंग व्याख्या में कि जो पार्ट लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट को आप लोग को नीचे आप लोग को मतलब इसका अर्थ बताना है, व्याख्या करना है कि इतनी सुन बात को क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हर एक प्रश्न में आप लोग को ये वाला पार्ट तो हर हाल में लिखना होगा। और ये वाला पार्ट लिखना बिल्कुल लीजिए, सिर्फ ये पकड़ लेना है कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन या पंक्ति दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लिख दिया कि स्वदेशी से था, लेखक बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन है। अब इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो बस इस बात को आप लोग समझते चलेंगे। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि आज हमारे देश में विदेशी ठाठ यानी विदेशी वस्तु और तौर तरीके को बोलबाला हो गया। अब इसका मतलब समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। मतलब यही कह रहा है कि ठाठे विदेशी ठाठ सब, मतलब कि आज हमारे देश में चारों ओर विदेशी ठाठ यानी कि विदेशी वस्तु है। ठाठ का मतलब वस्तु, तो विदेशी वस्तु है और तौर तरीके का बोलबाला हो गया। अब देखिए ना, पूरा इंडिया अगर देखा जाए, इंडिया में जितना स्टेट है, सब में आजकल विदेशी वस्तु ही बिखरा पड़ा है। ठीक है, और बोली भी सब आजकल इंग्लिश ज़्यादा बोलता है। देखते सब अधिकतर बच्चे सीबीएसई में पढ़ाते हैं, मतलब गार्जियन लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, तो सब तो विदेशी चीज़ें सबको पसंद आ रहा है। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं लेखक। फिर है कि भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अब अपना देश न लगकर विदेश जैसा प्रतीत होने लगा। अब अपना देश लगता ही नहीं है, सब तो विदेश वाला चीज़ ही अपना रहे हैं ना। विडंबना यह है कि लोगों के यहाँ के रहन सहन, वेशभूषा, आचरण में अब भारतीयता का अंश सपने में भी दिखाई नहीं देता। भारतीयता लगेगा कि भारतीयता का कुछ प्रभाव हम लोग पे पड़े, दिखता ही नहीं है, सपना में भी नहीं दिख रहा है। लोग अपनी संस्कृति को त्याग कर मानसिक रूप से गुलाम बन चुके हैं। अपना संस्कृति को छोड़ करके लोग अंग्रेजी जो संस्कारी उसी को देखते हैं। आजकल देखो, सब लोग जो भी कोई भेंटते हैं रास्ता में तो सीधे बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, मतलब शुभ प्रभात नहीं बोलेंगे, सीधे इंग्लिश का ही प्रयोग करेंगे। कोई चीज़ वस्तु किसी को दे दीजिए, सीधे बोलेंगे थैंक्स या थैंक यू। क्यों? वो ही है, तो है, अंग्रेजी भाषा तो प्रयोग कर रहे हैं जो कि अंग्रेज का है। गलती करेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि माफ़ कर दीजिए, नहीं, सीधे बोलेंगे सॉरी, आई एम सॉरी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अंग्रेजी भाषा का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। तो वही यहाँ लेखक बता रहे हैं कि भारतीयता का कुछ अंश नहीं, यहाँ पे सब अंग्रेजी भाषा का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं और विदेशी चीज़ ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, पटाखा ये सब जो छोड़ते हैं सब विदेश से बन के आता है। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे लेखक आप लोग को बताते हैं। कितना इजी था बताइए, याद करने में बहुत भारी है, इतना लिख देंगे आपका नंबर मिल गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब पहले सेकंड क्वेश्चन से ये पकड़िए कि किस चैप्टर से लिया गया। पहले चैप्टर आप लोग को पकड़ना है। तो देखिए ना, वही चीज़ बात तो फिर लिखा गया है। चैप्टर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, सबे विदेशी वस्तु नर नीति रत लिख लखात, भारतीयता कछु नाभ भारत में दर्शात, मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधर के है क्रिस्तान।
देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, आखिर इसका अर्थ बताना, यही तो है सप्रसंग व्याख्या कि ये लेखक इस पंक्ति से क्या बताना चाहते हैं। तो ये पहले ये पकड़ लीजिए कि आखिर कौन सा चैप्टर से लिया गया है। बस चैप्टर पकड़ लिए तो ये काम तो हम लोग कर लेंगे। तो देखिए ये जो पाठ लिया गया है, प्रस्तुत पंक्ति स्वदेशी पाठ, स्वदेशी शीर्षक पाठ से ली गई है। स्वदेशी शीर्षक, जिनके लेखक कौन है, बद्री नारायण चौधरी, जो इसके पहले वाला जो भी फर्स्ट क्वेश्चन था उसी में से ये भी लिया गया है। तो बताइए, अब ये तो हम लोग पकड़ लिए, इतना तो आप लोग को हर हाल में पकड़ना है कि कौन सा चैप्टर से लिया गया और ये पार्ट लिख देना है। उसके बाद इसका अर्थ, तो इसका व्याख्या नीचे क्या कहना है, अब नीचे हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर से भी मिलाते चलेंगे, नीचे देखते चलेंगे। अब देखिए कह रहा है कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, यानी कवि क्या कहते हैं कि आज भारत में सब कुछ विदेशी ही दिखाई देता है। लोगों की पसंद, उनके चलने फिरने का ढंग और उनके जीवन की रीतियाँ सब विदेशी सांचे में ढल गए हैं। सही बात है, सब तो विदेश में ही ढल गए हैं, सब विदेशी चीज़ है। अब देखिए इतनी सुन, ये जो वर्ड है, इतना जो पंक्ति लिखा गया है, इसी पंक्ति को ये सब बार बार लिख रहे हैं। तो बताइए पंक्ति देखने से ऐसा लग रहा है कि हमको हार्ड लग रहा है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बुक में तो बहुत सारा टफ भी मिलेगा लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज बिल्कुल इजी लिखा गया है। बिल्कुल आप लोग जो भी ग्रामीण क्षेत्र से, कोई भी क्षेत्र से रहेंगे, उनको ये लैंग्वेज ना एकदम ईजी लगेगा, उनको पसंद आएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वाले को ना ग्रामीण जैसा ही नॉलेज चाहिए तो अच्छा लगता है ना। अब ऐसा नहीं कि बुक वाला ही वहाँ पे मतलब अगर दे देंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कोशिश यही किए हैं कि एकदम ईजी लैंग्वेज करके बता दिया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में भी आए तो छूटे ना। कुछ कुछ वर्ड ऐसा रहेगा कि एकदम दिमाग में बैठे लिखा जाए, ठीक है। तो सब विदेश यहाँ पे तो देख लिया। अब नीचे फिर क्या कह रहा है, जैसे अब देखिए सांचे में ढल गई है, भारत जैसे देश में जहाँ भारतीयता का वास होना चाहिए, अब ढूंढने पर भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि किसी भारतीय मनुष्य को देखकर यह पहचान पाना कठिन हो गया है कि वह वास्तव में भारतीय है। मतलब किसी को देख करके, अगर भारत के लोग को देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि वो भारतीय है। आजकल का लोग का ड्रेस पहनावा ऐसा ऐसा हो गया कि जो सब बिल्कुल विदेशी ही है, ठीक है, बिल्कुल विदेशी है। जिसमें आजकल देखिए शर्ट पैंट, मतलब जो गर्ल्स लोग, जो लड़कियां लोग होती है, वो लोग भी जो कपड़ा पहनते, छोटे छोटे कपड़ा पहनते हैं। तो बताइए वो सब छोटे कपड़ा भारतीय की संस्कृति में है? बिल्कुल नहीं है, वो भारतीय के संस्कार में भी ये नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वही छोटा कपड़ा ही पसंद आता है लोग को। तो वो तो खुद अंग्रेजी प्रयोग कर रही, विदेशी प्रयोग कर रही है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल यही सबको पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं देते, यहाँ पहुंच गई। फिर क्या, बाहरी आवरण और व्यवहार में भी पूरी तरह बदल चुके हैं। कवि कहते हैं कि वेशभूषा और आचार विचार को देखकर यह पता नहीं चलता है कि सामने खड़ा हिंदू है कि मुसलमान है कि फिर वह ईसाई है, क्या है। मतलब किसी को देख करके पता नहीं चल सकता है कि वो ईसाई है कि मुसलमान है कि हिंदू है। क्योंकि अगर भारतीयता में सिर्फ एक ड्रेस रहता कि सबको धोती पैजामा ही पहनना है, लड़कियां लोग को वो जो कपड़ा अगर मतलब समीज सूट जो भी है वो अगर पहनना है, तो इससे पकड़ा जाता है कि चलो भाई अच्छा धोती कुर्ता में तो पक्का ही भारत का होगा, ठीक है, पक्का भारत का होगा। तो यही सब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मन कपड़ा जो पहन ले, जो वस्तु है सब विदेशी बिक रहा है। कोई भी चीज़ को आप लोग घर में जितना भी यूज कर रहे हैं, कोई भी भारतीयता वाला यूज नहीं कर रहे होंगे, सब विदेशी ही है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लेखक यहाँ पे इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहे। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ, तो इतना थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कुछ हल्का, मतलब एकदम हल्का है, भारी कुछ लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी है सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। अभी क्या कहना चाह रहे, इतनी सुन लिखा हुआ है, अब इतनी सुन को ही हम लोग को व्याख्या करना है कि आखिर इतनी सुन पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो पहले ये पकड़िए कि आखिर ये जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है। तो बस इस पाठ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस पाठ को पकड़ेंगे तो पता चला कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जनतंत्र के जन्म एक पढ़ना आप लोग को, ठीक है ना, काव्य खंड में। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो ये पैराग्राफ तो एक बार आपको लिख लेना है। ये तो हर जो भी सप्रसंग व्याख्या होगा तो हर एक पंक्ति के नीचे ये वाला आप लोग को लिखना है। अब ये कवि क्या कहना चाह रहे हैं इतनी सुन वर्ड से, जो इतनी सुन वर्ड आप लोग को देखने को मिल रहा है ये वाला, इससे क्या बताना चाहते हैं कवि। तो सुनिए क्या कहते हैं कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। मतलब इसका वर्ड ही हो गया कि देवता जो है ना वो सड़क पे मिलेंगे, खेत खलिहान में मिलेंगे। देवता वो नहीं जो ऊपर हम लोग को देख रहे हैं,
यहाँ लेखक क्या बता रहा है समझिए यहाँ पे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि अब समय बदल चुका है। सदियों की गुलामी के बाद जब जनतंत्र आ रहा है तो असली देवता मंदिर में या सोने चांदी के सिंहासनों पर नहीं मिलेंगे। बोल रहे हैं कि अब के समय के अनुसार पहले तो हम लोग गुलामी थे, लेकिन अब गुलाम किसी के नहीं है, अब जनतंत्र आ रहा है। जनतंत्र का मतलब जनता का राज, अब जनता का राज आ रहा है। पहले था कि अंग्रेज के शासन में हम लोग थे तो गुलाम थे, लेकिन अब गुलाम नहीं है, अब जनतंत्र आ गया है, मतलब जनता का शासन आ गया है। तो असली देवता मंदिर में नहीं मिलेंगे, और जो सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, चांदी के सिंहासन पर बैठे हैं, वो असली देवता नहीं है। असली देवता तो वो हैं जो मजदूर हैं। देखो कितना अच्छा बात बोले हैं, जो मजदूर है वही असली देवता है। जो चिलचिलाती धूप में सड़कों पर पत्थर यानी गिट्टी तोड़कर देश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, मार्ग को चौड़ा कर रहे हैं, मार्ग को बना रहे हैं, वही आपका क्या है, असली देवता है। बोलते हैं देवता वे किसान हैं जो खेतों में हल चला रहे हैं और खलिहानों में अन्न उपजा कर पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं। पसीने से लथपथ होकर भी मेहनत करके सबका भरण पोषण कर रहे हैं। तो बताइए भगवान उन्हीं को ना कहेंगे जो हम लोग को भरण पोषण कर रहा है। तो यहाँ पे जो रामधारी सिंह दिनकर वो साफ साफ बोल रखे हैं कि जो देवता है वो खेत खलिहान में मिलेंगे, गिट्टी तोड़ रहे सड़क पे मिलेंगे, ना कि वो मंदिर में, और ना कि सोने के सिंहासन में जो राजगद्दी पे बैठा हो। वो असली देवता नहीं, असली देवता तो ये है जो हम लोग को भरण पोषण, जो पूरा दुनिया का भरण पोषण करवा रही है। ठीक है, अब बताइए इतनी सुन वर्ड था, इसको इतना लिखा हो गया, तो बताइए इतना लिखने में क्या दिक्कत है? इजी लैंग्वेज में नहीं है, आराम से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए एकदम देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और दोस्त वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करने में भी कंजूसी मत करिए, और दोस्त के पास हो सके तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आजकल दोस्त ही ऐसा सीधे बोले कि अगर शेयर कर देंगे तब तो वो हमसे भी ज़्यादा नंबर लिया आएगा। आजकल ये भी दोस्त के अंदर ऐसा होता है, अधिकतर दोस्त कि नहीं शेयर तो एकदम नहीं करेंगे। ठीक है, कि अगर हमसे वो ज़्यादा लिया तो वो भी दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 है, मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ, मैं ही तुम्हारा वेश हूँ और मैं ही तुम्हारे वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। देखो ये भगवान को समर्पित कर रहा है, ये भगवान के बारे में बता रहा है कि अगर हम लोग हैं तभी आप हैं भगवान जी, समझ रखिए। तो यही लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अगर हैं, भक्त है तभी भगवान का वैल्यू है, अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान रख के क्या करेंगे, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये बात को देखेंगे कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ये आखिर किस पंक्ति से लिया गया, कौन सा चैप्टर से लिया गया? तो ये जो चैप्टर है प्रस्तुत पंक्ति मेरे बिना तुम प्रभु, इस चैप्टर से लिया गया है। मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया है, जिनके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। आप सभी लोग को पता होगा लेखक का नाम, शीर्षक का नाम और लेखक का नाम आप लोग दम मुंह के सामने दम रखिएगा, दम कि कोई भी पूछे फटाक से जवाब देना, क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा लेखक और शीर्षक वाला। दम 3-4 प्रश्न 5 प्रश्न तो इसी से मिलेंगे कि इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, इस शीर्षक के लेखक कौन है। तो इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि मानव में तभी ईश्वर है, मतलब मानव है तभी ईश्वर है। देखो साफा बता रहे कि मानव है तब ईश्वर है। यदि इन मानवों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तब परम पिता के महत्व को अभिव्यक्त करने वाला कोई नहीं होगा। सही बात है, अगर मानव ही नहीं रहेगा तो मानव नहीं रहेगा तो कैसे किसी को बताया कि ये जी भगवान होते हैं, भगवान को पूजा करना चाहिए, चलो आज देवी मैया का अर्चना करो, ये करो, कैसे? क्योंकि भक्ति नहीं रहेगा तो कौन भगवान के बारे में बताएगा। तो भक्त को भी तो रहना जरूरी है, तभी तो भगवान के बारे में वो भी बता सकता है कि नहीं भगवान है, ये है, वो है। ठीक है, वही बता रहे हैं कि अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे, मानव ही नहीं रहेगा तो परम पिता के महत्व को अभिव्यक्त कौन करेगा, कौन सामने प्रकट करेगा कि परम पिता भी हैं। ठीक है, कवि ईश्वर से जिज्ञासा के साथ जानना चाहते हैं, कवि ईश्वर से जिज्ञासा के साथ जानना चाहते हैं कि यदि मानव विनिष्ट हो जाएगा तब क्या होगा, यदि मानव का अस्तित्व भी खत्म, मानव एकदम नष्ट हो गया तब क्या होगा। इसलिए इन मानवों की आप रक्षा करिए, अन्यथा सृष्टि रचना का तुम्हारा उद्देश्य बेकार चला जाएगा। अगर मानव की रक्षा नहीं करेंगे तो जो आप सृष्टि बनाए हुए हैं, दुनिया बनाए हुए हैं, इसका सब जो रचना आप जो किए सब उसका उद्देश्य बेकार हो जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। घर में हम गाड़ी ले लिए, 4 व्हीलर खरीद लिए और उसका ड्राइवरे नहीं है तो गाड़ी का अस्तित्व कहाँ है कि नहीं। अगर 4 व्हीलर ले भी लिए और गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति भी है, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ दिनों के लिए बाहर कमाने चला गया तो गाड़ी तो ऐसे रखा रह जाएगा, तो उसका अस्तित्व फिर रहेगा नहीं रहेगा। तो गाड़ी का भी अस्तित्व कब है, जब उसके पास ड्राइवर है, बढ़िया ड्राइवर। वैसा नहीं कि गए थोड़ा सा रोड पे चला, पता चला रोड पे नहीं, पानी में चल रहा है, गड्ढा में उलट दिए, तो वैसा भी नहीं। तो यही भगवान बता रहे कि मानव रहेंगे तब हम लोग, मतलब अगर मानव है तभी आप है। ठीक है,
फिर बताते हैं कि तात्पर्य है कि मनुष्य इस सृष्टि का श्रृंगार है। देखिए क्या बता रहे हैं लेखक, कितना अच्छा बात बोल रहे हैं कि मनुष्य ही इस सृष्टि का क्या श्रृंगार है। मनुष्य है तो समझिए कि आपका श्रृंगार बरकरार रख रहा है। कवि यह भी कहते हैं कि यदि मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा बात है। अब बताइए इतनी सुन बात को, ये जो वर्ड लिखा गया बिल्कुल हार्ड है जी, एकदम हार्ड नहीं है। तो जब हार्ड नहीं है तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, इसमें कंजूसी मत करिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी थोड़ा सा उम्मीद लगेगा कि चलो भाई बच्चों को ये जो पढ़ाई जो मिल रहा है वो समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा हमको भी उम्मीद थोड़ा जगेगा ना। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। आप वीडियो को शेयर हो सके तो कर दीजिए, जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहेगा बस दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी होगी ही भरी घास की। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है उसको समझिए। अब ये जो आपका लिया गया है, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है उसको समझिए। देखिए ये जो लिया गया है आपका, लिखा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता से लिया गया है। जिनके लेखक कौन है जी? जीवनानंद दास है। इसके लेखक जीवनानंद दास है। कवि क्या कहते हैं कि कवि का बंगाल की प्रकृति के साथ प्रतीत अटूट प्यार है। मतलब बंगाल के प्रकृति, जो बंगाल का जो सौंदर्य देखे तो बंगाल के सौंदर्य से इनको बहुत प्यार है। वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य देखे तो उनको एकदम प्यार अंदर से जग उठा, जो उसे मृत्यु के बाद भी इसी धरती पर लौट कर आने के लिए प्रेरित करता है। वो कहते हैं कि अगर हम मर भी जाना तो फिर दोबारा है तो इसी बंगाल की धरती पे, ताकि हम प्रकृति के सौंदर्य से हमेशा घिरा रहे। ठीक है। अब क्या कहना चाहते हैं इसका अर्थ, अब इसका अर्थ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि कवि कहता है कि शायद अगले जन्म में वह एक सफेद हंस बनकर लौटे। क्या बोल रहा है कि अगर हमको प्रकृति ही बनाना है तो सीधे हमको हंस बना दीजिए, सफेद हंस बनाइए, और यह हंस किसी ग्रामीण किशोरी के लाल पैरों के घुंघरू की आवाज बनकर उसके साथ रहेगा। बता रहे कि जब हंस बनेंगे तो हमको ग्रामीण किशोरी, जो ग्रामीण घर की जो लड़कियां लोग हैं, लाल पैरों के घुंघरू की आवाज बनकर, जो लाल पैरों की घुंघरू जिसमें क्या बोलते हैं, जो हंस होता है तो हंस का पैर देखते हैं लाल टाइप का होता है, तो घुंघरू बनकर उनके साथ रहेंगे। ठीक है। ये बता रहे हैं कि अगर हम हंस हैं तो हम ग्रामीण क्षेत्र में अगर रहेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में उस जगह पे रहेंगे जहां पे किशोरी, ग्रामीण किशोरी, जहां पे बालिका हो जिसके साथ वहां पे खेलने का हमको मौका मिले। ठीक है। यहाँ किशोरी और लाल घुंघरू बंगाल की ग्रामीण सुंदरता और जीवंतता का प्रतीक है। अब लाल घुंघरू और यहाँ पे जो ग्रामीण किशोर बता रहे क्या दर्शाता है कि यहाँ किशोरी और लाल घुंघरू जो बता रहे हो बंगाल की ग्रामीण सुंदरता और जीवंतता का प्रतीक है। बंगाल के ग्रामीण सुंदरता को यहाँ पे लाल घुंघरू से दर्शाया है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि हंस दिन भर पानी में तैरता रहेगा, जो बंगाल की नदियों और तालाबों के साथ कवि के प्रेम को दर्शाता है। अब बोल रहा है कि जो हंस है तो हंस दिन भर पानी में रहेगा, तो पानी में रहेगा तो बंगाल की नदी हो गया, अब तालाब हो गया तो वही सब में न रहेगा, तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से तो घिरा रहेगा। ठीक है। इसमें ग्रामीण बंगाल के प्राकृतिक और शांत वातावरण की सुगंध को भी बयां करती है, जहां हर और घास की खुशबू फैली हुई है। तो ये था दोस्त इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सप्रसंग व्याख्या। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको देखेंगे। ये प्रश्न देख के ही आप लोग को दिमाग में आ गया कि पक्का 20 के दांत के चैप्टर का होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये जो सप्रसंग व्याख्या है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अब इसका सप्रसंग व्याख्या करना, वर्ड तो आप लोग को इतना ही मिला है, वर्ड इतना ही मिला है, लेकिन इसका आप लोग को सप्रसंग व्याख्या करना है। तो इसको क्या कर रहा है, तो पहले पकड़िए कौन सा पाठ से लिया गया है, तो प्रस्तुत पंक्तियां 20 के दांत शीर्षक पाठ से लिया गया है। जिनके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। इनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो यहाँ तो ये बात को लिख दी। अब पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, लेखक क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि यदि बच्चों को बचपन में अनुशासित नहीं किया जाए, यदि बच्चों को बचपन से ही अनुशासन में रहने के लिए नहीं सिखाया जाएगा, उन्हें गलत व्यवहार के लिए दंड नहीं मिलेगा, तो वही बड़े होकर समाज विरोधी वाला काम कर सकते हैं। यही से छोटा बच्चा को ही, तो छोटा बच्चा को ही बचपन से ही डांट फटकार के रखे। लेकिन आजकल के गार्जियन क्या होते हैं कि छोटा बच्चा को डांट ही नहीं पाते, क्योंकि बच्चा ही गार्जियन को डांट देता है, चाहे वो छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वही और बड़ा हो जाएगा तब तो आपको एक वैल्यू भी रिसीव नहीं देगा। तो यही से गार्जियन को चाहिए कि हर एक प्रत्येक बच्चे को छोटा से ही अनुशासन दिया जाए, ताकि बड़ा होकर के भी वो अनुशासनहीनता न बने, अनुशासन के अंदर ही रहे, या कोई भी कुछ बोले तो उसको मतलब पलट के जवाब न दे दे।
तो ये जो कार्य होगा वो बचपन से ही होगा। अगर जिसका बचपन बीत गया और बचपन में ये अनुशासनहीनता रह गया तो वो अब जवानी में अनुशासन बिल्कुल नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर वो बचपन में अनुशासन नहीं किया गया हो तो वो गलत व्यवहार के लिए अगर दंड भी नहीं मिला होगा तो बड़े होकर समाज विरोधी वाला काम करेंगे। इस पंक्ति में सेन साहब की वर्ग आधारित मानसिकता को भी दर्शाती है, जहां वे अपने बेटे खोखा यानी कासू की शरारतों को नजरअंदाज करते हैं लेकिन मदन की हरकत को वे आपराधिक मानने लगते हैं। एक बार यहाँ पे क्या हुआ था कि मदन जाकर के गाड़ी को टच कर दिया था सेन साहब के, तो वो खाली टच किया तो वो हो गया कि सोचिए वो बहुत आपराधिक वाला काम कर दिया, वो बहुत गलत काम कर दिया, मदन बहुत गलत काम कर दिया, ऐसा मानना किसका था, सेन साहब को। लेकिन कासू अगर कुछ भी हरकत कर दे तो नजरअंदाज करके सोचते थे कि चलो ये बच्चा है, हो गया गलती से, ऐसा बस नजरअंदाज, न डांटना है न फटकारना है, कुछ नहीं करना है। तो यही सेन साहब की गलतियां थी जो कि अपने बच्चे को माथा पर चढ़ा करके रखे हुए थे। लेकिन मदन थोड़ा सा गलती किया तो उसको आपराधिक मानने लग रहा है कि बहुत बड़ा सजा मिलने वाला है। ठीक है, बच्चों को अनुचित लाड़ प्यार या सही मार्गदर्शन के बिना बच्चों का भविष्य गुंडा, चोर और डाकू जैसे रास्तों पर जा सकता है। अगर बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार मिल गया, बचपन से लाड़ प्यार में रख दिए, तो वही बच्चा आगे जाकर के गुंडा, चोर और डाकू बन जाएंगे। ठीक है, तो यही था इसका सप्रसंग व्याख्या। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा गया, कोई हार्ड नहीं है, आराम से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि अगर वो कुछ चुरा कर ले गया होता तो मुझे भी संतोष हो जाता। देखिए ये बहादुर चैप्टर का 6ठा चैप्टर में ये बता रहे कि अगर वो कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। आखिर क्या बताना चाहते हैं लेखक, तो सुनिए लेखक क्या कहते हैं। पहले पकड़िए कौन सा शीर्षक है, तो प्रस्तुत गद्यांश के पंक्तियां बहादुर शीर्षक पाठ से ली गई है जिनके लेखक अमरकांत जी हैं। ये तो आपका ये लिखा गया। अभी क्या बताना चाहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बहादुर पर जो 11 रुपया का चोरी का जो झूठा इल्जाम लगाया गया था, यदि वो वास्तव में वह पैसे या घर का कोई अन्य कीमती सामान चुरा कर भागता तो परिवार के सदस्य को इतना दुख नहीं होता। ये कहना क्या चाह रहे हैं, उस घर में एक बहादुर नाम का नौकर था, तो वो कोई उसके यहाँ रिश्तेदार आते हैं, तो रिश्तेदार आते हैं तो उसको पर ना इल्ज़ाम, जो कि बहादुर बहुत ईमानदार और सच्चा लड़का था, लेकिन एक रिश्तेदार आते हैं, आप बोलते हैं कि 11 रुपया मेरा बहादुर चुरा लिया, बहादुर पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन उस घर की जो लेखक थे निर्मला, उनकी जो पत्नी थी, ये सबको विश्वास नहीं होता था कि बहादुर सच में ऐसा कर सकता है। लेकिन बहादुर तो चोरी किया भी नहीं, लेकिन रिश्तेदार के कहने पर इन लोग को लगा ना कि सच में बहादुर पैसा ले लिया है। तो बहादुर पैसा ले लिया तो उसके जो लेखक थे, लेखक कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उस दिन लेखक भी ना बहादुर के ऊपर हाथ उठा दिया। तो बहादुर को बहुत बुरा लगा कि घर में तो सब हमको ऐसे दुत्कारते रहता था, लेकिन मालिक जो थे हमको कभी नहीं मारते थे, लेकिन मालिक भी आज हमको मार दे, इसका मतलब मालिक को भी मेरे ऊपर से विश्वास हट गया है। तो इस वजह से ना बहादुर क्या करता है कि वो घर को न छोड़कर भाग जाता है, मतलब वो घर को छोड़ देता है, जहाँ यहाँ काम करता है तो काम को छोड़कर भाग जाता है। तो काम को छोड़कर भाग जाता है तो आखिर इन लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर वो कुछ चुरा कर ले गया तो संतोष होता है, इसलिए क्योंकि वो घर तो छोड़ के चले गया कि बिना किसी को बताए, लेकिन वो अपनी तनख्वाह उसको कहते हैं, जो अपना पैसा कमाया था वो पैसा भी नहीं ले गया, और वो जो छोटा बच्चा जो खिलौना भी लाया था वो भी नहीं ले गया, सब यहाँ पे छोड़ करके वो बेचारा चला गया, कुछ यहाँ से नहीं ले गया। तो यही बात इसको लेखक को लग रहा है कि अगर कुछ चुरा कर भी ले जाता ना तो हमको संतोष हो जाए कि चलो भाई कम से कम 11 रुपया तो चुराया ना, कुछ हमको सामान भी तो लेकर भाग गया ना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लड़का 1 रुपया भी नहीं ले गया, कुछ भी नहीं ले गया। तो इसी वजह से लेखक को लगता है कि अगर वो कुछ ले गया होता ना तो हमको संतोष हो जाता, लेकिन लेखक जो बहादुर था वो 1 रुपया नहीं ले गया था, और यही बात को सोच करके लोग को पछतावा होता है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, लेकिन इल्ज़ाम सब लगा दिए, इसी वजह से बेचारा पर जब हाथ उठाया तो चला गया। तो अब देखिए इसको समझते हैं क्या, इसे तो समझा दिए, बाकी यहाँ पे देखिए इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बहादुर पर जो 11 रुपये का चोरी का जो झूठा इल्जाम लगाया था, यदि वो वास्तव में वो पैसे या घर का कोई अन्य कीमती सामान भी अगर चुरा कर भागता ना तो परिवार के सदस्य को इतना दुख नहीं होता। अभी तो बताएं, लेकिन कुछ नहीं ले गया, उन्हें यह कहकर तो संतोष मिल जाता ना कि वह तो था ही चोर, लेकिन बहादुर अपना सारा सामान यहाँ तक कि अपनी तनख्वाह के पैसे भी छोड़कर चला गया, और इसी बात को लेकर घर के सभी लोगों को पछतावा होता है कि बहादुर चला गया, कुछ नहीं ले गया, और वो भी 11 रुपया जो था वो बेचारा चुराया नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार का बहाना था कि वो बहादुर चुरा लिया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नहान घर की नली क्षण भर को पूरी भर गई,
फिर बिल्कुल खाली हो गई। ये जो पंक्ति है आपका मछली चैप्टर से, जिनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ठीक है, ये चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना मछली। तो इसके बारे में है, नहान घर की नाली, जो स्नान घर था, स्नान घर के नाली क्षण भर को पानी से भर जाता है लेकिन बिल्कुल खाली नहीं होता। तो इसका मतलब क्या बताना चाहते हैं, लेखक क्या कहते हैं, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये पकड़ेंगे कि आखिर इनके लेखक कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियां मछली शीर्षक पाठ से ली गई, जिनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी। इतना बात तो आपको सब पंक्ति के नीचे लिखना है, ठीक है। अब इस पंक्ति में लेखक क्या बताना चाहते हैं इसको देखेंगे। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बाल्टी को उलटने पर पानी तो क्षण भर में निकल गया, ठीक है, और स्नान घर के नाले बिल्कुल खाली हो गए। ये क्या होता है कि दो भाई होते हैं, संतु एक लड़का था, वो क्या करता है कि मछली को ले आता है और स्नान घर में चला जाता है, और मछली से उसको बहुत प्रेम था, मछली से वो खेलना चाहता था। तो क्या किया कि बाल्टी का जो पानी था, बाल्टी में मतलब बाजार से मछली ला करके बाल्टी में डाल दिया, वो ना अंदर में ही बाहर से गेट लगा दिया और अंदर स्नान घर में ही खूब मछली के साथ खेल रहा है। तो वही बता रहा है कि स्नान घर के नाले बिल्कुल खाली हो, क्या किया कि पानी को क्या कर दिया, उलट दिया, मतलब पानी गिरा दिया। तो गिराने के बाद पानी तो अपना चला गया, नली से पूरा पानी चला गया और स्नान घर खाली हो गया, लेकिन सारा घर मछलियों की गंध से भर गया। मतलब पानी तो निकल गया लेकिन मछली का गंध क्या हो गया, मछली का जो गंध था वो पूरा घर में फैल गया। लेखक के कहने का तात्पर्य है, लेखक क्या कहते हैं समझिएगा, कि जब व्यक्ति की संवेदना नष्ट हो जाती है तब वह पूरे वातावरण को दूषित बना देता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी चीज़ की क्षमता खत्म हो गई, ठीक है, सहने की क्षमता खत्म हो गई, चाहे कोई भी चीज़ की खत्म हो गई, बुराई रास्ता पकड़ लिया, अच्छा का संगति खत्म हो गया, तो वो वातावरण को दूषित पक्का बनाएगा, वो वातावरण को ही दूषित कर देगा, समाज को दूषित कर देगा। उसके इस दोष का प्रभाव समाज पर इस प्रकार पड़ता है कि उसके मरने के बाद भी वो दोष लोगों को डसता रहता है। वो मर भी जाएगा, अगर कितना भी गलत काम कर देगा और वो मर भी जाएगा, फिर भी ओकरा प्रति सबके डर रहेगा कि फलनवा के बेटवा कैसन है, वो कैसन थे, वो कैसा था, ठीक है। अगर वो वैसा था उसके परिवार भी वैसा होगा। अब उसको मरने से ऐसा तो कि संतोष हो गया, लेकिन उसको मरने से क्या हो गया कि चलो भाई ओकर परिवारवा तो अभी है, उसके परिवार से सबको डर लगेगा, डसते रहेगा, अंदर से एकदम ऐसा लगेगा कि वो गया तो गया लेकिन अभी ये भी तो है। तो यही बता रहा है कि इस दोष का प्रभाव समाज पर इस प्रकार पड़ता है कि उसके मरने के बाद भी यह दोष लोगों को डसता रहेगा। अर्थात जब बुराई फैल जाती है तो दीर्घ काल तक समाज को परेशान करते रहती है। बुराई फैल गया तो पूरा दीर्घ काल हमेशा के लिए वो परेशान करता रहेगा। लोगों का दम घुट जाता है, जैसे बाल्टी में मछली रखा पानी को बहा दिया जाता है, लेकिन किंतु मछली का गंध कायम रहती है और पूरे परिवार को बेचैन बना रखती है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे में कोई बुरा लोग है, अगर गाँव में कोई बुरा लोग है, अगर यहाँ से मान लो एकदम बेकार लड़का हर किसी को छेड़ते रहता है, चाहे कोई भी गलत काम करता है, तो अगर उस रास्ता से कोई भी लड़कियां लोग जाएगी, चाहे कोई भी जाएगा, तो उससे डर लगेगा ना कि कहीं मेरे साथ ना अनहोनी हो जाए। तो बताइए, इस प्रकार से समाज को दूषित तो कर देगा। अगर वो मर भी जाएगा फिर भी उस जगह से जाएगा तो उसको डर लगता रहेगा कि वो तो चला गया, उसका भाई होगा, उसका और परिवार है, वो भी कुछ करना कर दे मेरे साथ, तो डर बना रहेगा। लेकिन बताइए, तो यही बता रहे कि जब बुराई फैल जाती है तो बहुत लंबे समय तक परेशान करते रहेगी, अंदर उसको बुराई बनाए कि नहीं वो रास्ता में ऐसा ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वो डर तो हमेशा के लिए बना हुआ है, लोगों का दम घुट जाता है। किस प्रकार, जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया, जैसे बाल्टी में मछली अगर रख देते हैं तो मछली तो है लेकिन पानी बहा दीजिए, लेकिन मछलिया की वजह से पूरा गंधवा तो घरवा में फैला रहेगा ना। यही बात यहाँ पे इसको बता रहे, इसका स्पष्ट यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। स्वर्ण सस्य पर पद तल लंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। अब इसका मतलब समझिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो पंक्ति, ये पंक्ति देखिए कि कहाँ से लिया गया। पहले इस पंक्ति को पकड़िए कि आखिर ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो ये पंक्ति जो है आपका भारत माता शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। तो ये बात तो लिख दिए। अब इसका मतलब देखिए कि आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि भारत की धरती स्वर्ण शस्य यानी सोने जैसी फसलों से भरपूर है। लेखक बता रहे देखो, स्वर्ण शस्य पर पद तल लंठित, यानी कि जो भारत की धरती है वो स्वर्ण शस्य यानी सोने जैसी फसलों से भरपूर है, यानी यहाँ प्राकृतिक संपदा और अन्य की कमी नहीं है। बता रहे कि भारत के में प्राकृतिक जो नेचर है, यहाँ का प्राकृतिक संपदा है और अन्य की कमी नहीं है, परंतु गुलामी के कारण यहाँ के
वैभव को विदेशी शासकों द्वारा अपने पैरों तले रौंदे जा रहा है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हम किसी के गुलाम हो चुके हैं ना, यही सबसे बड़ा कमी है कि गुलाम होकर के उसके पैरे तले हम लोग रौंदे जा रहे हैं। जो वो कह रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारत देश में इतना चीज़ है, सब कुछ है, प्राकृतिक भी है, यहाँ अन्न भी अच्छा से उपजा रहे थे, लेकिन अंग्रेज के गुलाम की वजह से हम लोग अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, भारत की समृद्धि का लाभ है यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। जो भारत विकास हो रहा है, भारत विकासशील देश की ओर बढ़ रहा है, तो ये फायदा ना भारतीय लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो तो किसी के गुलाम में है। जैसे धरती सब कुछ सहती है, वैसे ही भारत के लोग भी अत्यधिक सहनशील हो गए हैं। जैसे धरती माता सह रही, धरती पे कुछ भी करते रहो, हर एक चीज़ को सह रही है, उसी प्रकार भारत के जनता के साथ भी हो रहा है। वे चुपचाप अत्याचार सह रहे हैं। निरंतर शोषण और अपमान के कारण उनका मन कुंठित यानी कि उत्साहहीन हो गया है, एकदम उदास जैसा हो गया है। वे अपनी ही धरती पर अपमानित होकर मौन रहने को विवश हैं। बता रहे हैं कि हम भारत के रह करके भी हम दूसरा का अत्याचार सह रहे हैं। जो बोल रहा है हमको करना पड़ रहा है, क्योंकि हम गुलाम हो चुके हैं। जो बोलेगा हमको कर रहा है। निरंतर शोषण मेरे साथ हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है, फिर भी वो सब अपमान को क्या कर रहे, सह रहे हैं। ठीक है, उत्साहहीन हो गए हैं, उदास हो गए हैं। अपनी धरती पर अपमान होकर भी हम मौन रहने को विवश हैं। अपने धरती पे हैं, अपने घर के पास है, अपने घर में, फिर भी हम उदास रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपमान कर रहा है, अंग्रेज के गुलाम में है। ये बात यहाँ पे लेखक बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। अब इस लेखक इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्या बताना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो यह पंक्ति जो है, यह प्रस्तुत पंक्तियां भारत माता शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। ये भी देखिए भारत माता से लिया गया है और इसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि भारत माता का जो वास्तविक निवास है वो शहरों में नहीं बल्कि गाँव में है। देखिए भारत माता, क्या बात है, भारत माता का जो निवास है वो शहर में नहीं है बल्कि कहाँ है, गाँव में है। सच्चा भारत गाँव में ही बसता है। सच्चा भारत जो हो गाँव में बसता है, क्योंकि ईमानदार लोग ना गाँव में ही मिलेंगे। ठीक है, जहाँ की सादगी यानी भोलापन, सादगी का मतलब भोलापन होता है यानी सादापन जीवन। सादगी का मतलब भोलापन, जो बिल्कुल भोला है, या सादगी का मतलब होता है सादापन यानी सादा जीवन जी रहा है। ठीक है, और संघर्ष देश की असली पहचान है। खेतों में चारों ओर फैली हरियाली भारत माता के शरीर की श्यामल यानी कि सांवली, आभा मतलब शोभा, चमक के समान है। यानी कि जो भारत माता का जो शरीर है, शरीर सांवली रंग के ही है, लेकिन उसका जो शोभा है वो चमक रही है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। तो ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली रहेगी तो भारत माता का सौंदर्य बिल्कुल बिखरा पड़ा रहेगा। वो सांवली कलर के भी रहेगी तो भारत माता का सौंदर्य बिखरा रहेगा, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में है। तो इसी तरह से शहर और ग्रामीण में ज़्यादा कंपेयर किया तो ग्रामीण क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ना हरियाली रहता है, लेकिन शहरी क्षेत्र में हरियाली नहीं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण मिलेगा। खास करके बड़े बड़े शहर में, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली में तो खाली प्रदूषण ही मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ लोग भी ज़्यादा हैं, प्रदूषण भी ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा भी ज़्यादा है। तो बड़े बड़े शहर में ऐसा अक्सर देखने को आप लोग को मिलेंगे। गुलामी और गरीबी के कारण भारत माता का स्वरूप अत्यंत दयनीय हो गया है। बता रहा है कि यहाँ के गुलामी होने के कारण, गरीबी होने के कारण भारत माता भी अत्यंत अंदर से दुखी रहते हैं। धूल से भरी हुई ग्रामीण रास्ता यानी कि जो गांव की रास्ता है, धूल से भरी हुई और बदहाली, ऐसा प्रतीत होता है मानो कि माँ का आंचल मैला हो गया है। गाँव के रास्ता को देख करके, धूल भरी रास्ता को देख करके ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता था वो साफ रहना चाहिए था, लेकिन रास्ता इतना गंदा हो गया है कि जैसे भारत माता के आंचल जो है वो आंचल गंदा हो गया, आंचल मैला हो गया है। यह पंक्तियां तत्कालीन भारत की दरिद्रता और शोषण की ओर संकेत करती है। ये जो पंक्ति है जो बता रहा है कि तत्कालीन, जो फिलहाल में भारत के साथ कैसे शोषण लोग कर रहे हैं, यही बारे में यहाँ पे बताया है। कितना अच्छा वर्ड में लिखा गया, बिल्कुल एकदम अपना लैंग्वेज में आप लोग को लिखा गया, एकदम ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण इलाका जैसा लिखा गया। तो बिल्कुल पढ़ने में इजी नहीं होगा, एकदम आराम से याद हो जाएगा। आप लोग नंबर यहाँ से फटाक से जरूर उठा लीजिएगा। अब इतना भी आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तो बाबू नंबर कैसे आएगा बताओ। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम लिखने की कोशिश किए सिर्फ और सिर्फ ताकि आप लोग को कंप्लीट हो जाए। ठीक है चलिए अगला है, बचाना है नदियों को नाले हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। अब इस बात को लेखक क्या कहते हैं, अब इससे क्या लेखक बताना चाहते हैं कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, नदी को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, और खाना को जहर हो जाने से बचाना है। तो आखिर क्या कहना चाह रही, कौन सा पाठ से लिया गया है? तो ये जो पाठ है, यह प्रस्तुत पंक्तियां एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ से लिया गया है। एक वृक्ष की हत्या, अगर वृक्ष की हत्या करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, यही लेखक बताएं कि
एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक कुंवर नारायण हैं। इनके लेखक कौन है बाबू? कुंवर नारायण हैं। अब इस पंक्ति में क्या लेखक बताना है, ध्यान से समझिएगा। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि औद्योगिक कचरे, जो कि फैक्ट्री में जो कचरा है, प्रदूषण के कारण नदियां सूख रही है और गंदे नाले को तब्दील हो रही, गंदे नाले में तब्दील हो रही। मतलब जो कि फैक्ट्री से जो कचरा निकल रहा है, फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकल रहा है, उसके कारण नदियां क्या हो जा रही, नदी का जो पानी है वो गंदा हो जा रहा है, नदी का पानी सूख जा रहा है, जो नदी का पानी है वो नाला बन जा रहा है। तो नाला कहने का मतलब क्या हो गया कि नाला में देखते हैं पूरा ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र का जो पानी नाला में बहते जाता है, गंदगी वाला पानी, तो गंदगी वाला पानी को नाला कहते हैं। तो आजकल नदी का पानी तो नाला ही बन गया है, क्योंकि सब फैक्ट्री का जो भी गंदगी सब नाला नदी में जा रहा है, तो नदी नाला ही एक तरह से बन गया, पूरा कचरा उसमें भरा पड़ा है। यदि नदियां मर गई यानी नदियां सूख गई तो जल संकट का जीवन को समाप्त कर देगा। यदि नदियां मर गई, नदियां मरने का मतलब नदियां सूख गई, तो जो जल संकट है ना, जल संकट जो आएगा जीवन को समाप्त कर देगा, जल का संकट आ जाएगा चारों तरफ। बढ़ते शहरीकरण और वाहनों के शोर धुएं ने हवा को जहरीला बना दिया है। बढ़ते शहरीकरण मतलब शहर बनते जा रहा है, शहर विकसित होते जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे गाड़ी की भी संख्या बढ़ रही है। तो गाड़ी से जो शोर आ रहे हैं, जो धुआं निकल रहा है, वो हवा को क्या बना देगा, जहरीला बना दिया है। कवि का मानना है कि यदि शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी तो जीवन का सांस लेना कठिन हो जाएगा। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि अगर हम लोग को शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो जीवन को सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ही तो ले पा रहे हैं। रसायनों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से हमारा भोजन दूषित हो गया है। भोजन को आजकल को अधिकतर जो भोजन खेतों में उपजा रहे हैं, सबको आजकल रसायन कीटनाशक दवाई का प्रयोग करके आजकल हो रहा है, तो जिसके कारण हमारा भोजन भी क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। इसे बचाना बहुत अनिवार्य है ताकि मनुष्य स्वस्थ रह सके। और इसको बचाने के लिए दोस्त हम लोग क्या करेंगे, आप लोग प्रण लीजिए, क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस हमें एक पेड़ लगाना है और पेड़ को बचाना है जब तक इस संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षित न हो जाए। हम लोग को चाहिए हर एक महीना में आप लोग एक पेड़ जरूर लगाइए, ताकि 12 महीना में आप सिर्फ 12 पेड़ लगा सके। ठीक है, तो पेड़ ऐसा नहीं कि हम अपना जमीन में लगा, जहां पे जगह मिला वहां पे पेड़ लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि सर मेरे पास तो खेती नहीं है, मेरे पास तो जगह ही नहीं है। अरे आपके पास जगह नहीं, छोटा पेड़ कहीं लगा दीजिए, वही बड़ा पेड़ हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो पेड़ को बचाइए, पेड़ को काटिए मत, पेड़ को सुरक्षित रखिए, क्योंकि पेड़ से ही ऑक्सीजन हम लोग को मिल रहा है। और मेन ऑक्सीजन को ही अगर खत्म कर देंगे तो हमारा जीवन तो तहस नहस ही होगा ना। तो दोस्त यही था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12, जो कि शायद लास्ट है। देखिए द इंड आप लोग को नीचे मिल गया हो, ये आपका आखिरी प्रश्न है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करते होंगे कि पूरा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बार प्यारा सा कमेंट, जितने भी बच्चे देख रहे होंगे प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। क्या कहते हैं, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, ये कहना क्या चाह रहे हैं भाई। आखिर इतना छोटा सा तो वर्ड है कि कहना क्या चाह रहे हैं। इतना छोटा वर्ड में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है दोस्त। वर्ड बहुत छोटा है लेकिन इसमें बहुत सारा बात छुपा हुआ है। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। कौन सा पाठ से लिया गया, पहले तो हम लोग पाठ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो यह पंक्ति प्रेम आयनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर बारी शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक रसखान जी हैं। ये कौन सा पाठ से लिया गया है, तो प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका करिल के कुंजन ऊपर बार और शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक जो हैं, इनके लेखक रसखान साहब हैं। इनके लेखक कौन सा है जी, रसखान साहब है। ठीक है, अब इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब मैं कृष्ण की मोहक छवि को देखता हूं, यानी जब मैं कृष्ण को देखता हूं, भगवान कृष्ण को देख लेता हूं, तो मैं आत्म विभोर हो जाता हूं और क्षण भर के लिए मैं उन्हें देखने से चूकना नहीं चाहता हूं। मतलब इतना वो प्रेम में पागल हो गए हैं। किनके प्रेम में, लेखक किनके प्रेम में पागल है, भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल हैं। जब कृष्ण को एक बार जब देख लेते हैं, गलती से एक बार नजर भी पड़ जाता है तो दोबारा उनको नजर वहां से हटाने का मन नहीं करता है, क्योंकि इतना वो आत्म विभोर हो जाते हैं, इतना वो अंदर से टूट पड़ते हैं कि लगता है कि हम बस श्री कृष्ण के लिए हमको कुछ भी करना रहे तो उनके लिए हम कर सकते हैं। मतलब एक बार भी देख ले तो उनका नजर भगवान श्री कृष्ण पर से हटने का नाम ही नहीं लेता है, देखने को चुक नहीं पाते हैं। मन पावन चितचोर में कृष्ण को चितचोर यानी चित चुराने वाला कहा गया है। इसी चलते कृष्ण जी को चितचोर कहा गया कि वो किसी को मन को चुरा लेते हैं। लेखक वही कहते हैं कि जब हम देख लेते हैं ना तो मेरा मन ही वहां से नहीं हटता है। तो इसी चलते लेखक उनको चितचोर कह दिया कि चित मतलब मन, चोर मतलब चुराने वाला, मतलब वो मन को ही चुरा लेते हैं कि क्या ऐसा जादू कर देते हैं कि उनके पर से नजर ही हटता नहीं है। ठीक है, जो पावन यानी पवित्र, पावन का मतलब पवित्र, जो पवित्र मन को आकर्षित करते हैं,
पलक ओट नहीं कर सके का अर्थ क्या होता है? अब देखिए यहाँ पलक ओट नहीं कर सके, तो इसका अर्थ क्या है कि मैं अपनी पलकें झुकाकर या पलकें झपकाकर कृष्ण की छवि को एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं करना चाहता हूँ। लेखक ये कहते हैं कि पलक ओट नहीं कर ही सको, मतलब पलक एक बार नीचे गिरा देंगे तो भगवान ऐसा ना हो जाए कि ओझल हो जाए हमारे आंख से। तो भगवान को चाहते हैं कि हम दम टकटका लगा के उनको देखते रहें और पलक को ना झपका, कि ऐसा नहीं कि पलक जैसी झपका कृष्ण जी भगवान जो थे वो गायब हो जाए। तो उनको गायब हम नहीं होना देखना चाहते, वो हमारे आंख के सामने हमेशा रहे। ठीक है, तो ये दोस्त था आपका टोटल 12 जो कि शानदार तरीका से आप लोग को बताया गया, और इतना ही आप लोग सब रसंग व्याख्या है आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, नंबर पूरा आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्त बिल्कुल इजी है। तो एक बार वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।